नमस्कार साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल द सुपर कंटेंट में। साथियों, आपको बता दें कि आज की तारीख है 23 और 23 तारीख को जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बनने वाले हैं वो सारे के सारे आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में मैंने आज जो ऑप्शन है उसमें पहले से ही बता रखा है कि कौन सा आंसर सही हो रहा है। तो ऑप्शन ए सही हो रहा है, तो इसमें भारत हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि इसमें जो प्रेषण प्राप्त हो रहा है इसका मतलब क्या है। यानी हम कह सकते हैं जैसे हमारे देश में आप यहाँ से कितने लोग रह रहे हैं और उसमें से कुछ लोग जो हैं वो बाहर के देशों में मतलब काम करने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पे काम करते हैं, जबकि उनकी फैमिली यहाँ रह रही है और वहाँ से जो पैसे भेजते हैं वो जो इनकम होता है वही मतलब प्रेषण कहलाता है। वहाँ से लोग पैसे भारत में भेज रहे हैं। तो यानी सबसे ज़्यादा बाहर से पैसे भेजने वाले लोग कहाँ के हैं, तो वो भारत के हैं। यानी भारतीय लोग सबसे ज़्यादा बाहर रह रहे हैं और बाहर के देशों में काम कर रहे हैं, वहाँ से पैसे प्राप्त कर रहे हैं और भारत को भेज रहे हैं। तो ये आप देख लिए होंगे और समझ, शायद हमें उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे कि प्रेषण क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 है प्रवासन और विकास रिपोर्ट जारी करता है, ये विश्व बैंक करता है। इस रिपोर्ट को जारी करने का काम किसका है, तो वो विश्व बैंक का है। ये आप इसको याद रखेंगे। दूसरा है प्रवासियों को सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है, तो सबसे पहला देश है तो ये भारत हो जाएगा और दूसरा जो है वो मैक्सिको हो जाएगा। लेकिन यहीं पर एक बात और देखने वाली होती है कि प्रेषण जो जहाँ से प्राप्त हो रहा है वो सबसे अधिक अमेरिका से प्राप्त हो रहा है। यानी प्रेषण किसी दूसरे देश में रह रहे या कार्य कर रहे व्यक्तियों द्वारा अपने देश में पैसा भेजना ही प्रेषण कहलाता है। तो ये आप यहाँ से ये पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा चीज़ आप ये याद रख लीजिएगा, प्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो अमेरिका है। यानी अमेरिका से सबसे अधिक पैसे अपने यहाँ आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 2। हाल ही में पुरुष वर्ग ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो ये देख लीजिए। यहाँ पे मिला है आर्याना साबलेका को, नोवाक जोकोविच को। तो मिला तो दोनों लोगों का। यहाँ पे अगर ये पुरुष शब्द जो लिखा है इसको अगर हटा दें तो ये ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पे पुरुष वर्ग नहीं डालना चाहिए था, तो ऑप्शन डी सही हो रहा है। अब बात कर लेते हैं हम आर्याना साबलेका का। तो आर्याना साबलेका जो हैं वो बेलारूस के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं, तो बेलारूस की। आगे देखते हैं। अब नोवाक जोकोविच जो है ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हो जाएंगे, सर्बिया के खिलाड़ी हो जाएंगे। और यही राफेल नाडाल जो हैं वो स्पेन के खिलाड़ी हैं, तो आप इन तीनों लोगों को देख लिए होंगे। ये बेलारूस के हो जाएंगे, आर्याना साबलेका। नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं और राफेल नाडाल हैं स्पेन के खिलाड़ी हैं। इसके पॉइंट्स जो देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट्स हैं ये। ITF इंटरनेशनल टीनिस फेडरेशन नोवाक जोकोविच और आर्याना साबलेका को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ 2023 विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है जोकोविच ने 8वीं बार ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार हासिल किया है। कितनी बार है, 8वीं बार। इसे जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये पूछे जाने के बहुत ज़्यादा संभावना है कि कितनी बार पाए हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, साबलेका बेलारूस के हैं, ये तो आपको पहले ही बता चुके हैं। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन से स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली सफल परीक्षण किया है, तो इसमें देख रहे हैं आप। ऑप्शन ए सही हो रहा है, समर। अब समर का क्या मतलब होता है कि समर के फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा। अब लिखने में तो दिक्कत हो रही है क्योंकि ये लिखने वाला जो मार्कर है वो सही नहीं है, इसलिए आप लोगों को बता दे रहे हैं, आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा सरफेस टू एयर
मिटाइलेशन, एसॉर्ट रिटाइलेशन, ये आप याद लिख लीजिएगा। सरफेस टू एयर मिटाइलेशन, एसॉर्ट रिटाइलेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम आकाश की। तो आकाश मिसाइल का अभी आपको चर्चा में रहा है, और ये इसका आपने देखा होगा कि आकाश मिसाइल जो है ये मतलब एक ऐसी मिसाइल है जो मतलब बाहर के यानी दुश्मन देश के मतलब कई सारे मिसाइल्स या जो भी मतलब नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे मतलब मिसाइल या और भी कुछ होंगे, उनको एक ही साथ में नष्ट करने की क्षमता रखता है। यानी एक ही साथ में चार के चारों को डिस्ट्रॉय कर देगा और एक ही जगह से निकल के। बढ़ते हैं आगे, इसके और पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो समर का फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे लिखा है, सरफेस टू एयर मिसाइल एसॉर्ट रिटाइलेशन। भारतीय वायुसेना को युद्ध अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 में समर यानी सरफेस टू एयर मिसाइल एसॉर्ट रिटाइलेशन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। अगला पॉइंट है, वायुसेना के प्रमुख आर हरिकुमार हैं, इनको याद रखेंगे। इसके फुल फॉर्म को भी आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की पदक तालिका में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हरियाणा को इसे ये प्राप्त हो गया है। अब आगे और भी पॉइंट्स देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की बात हम मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश का आपको हमने कल ही यहीं पर बताया था कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पैनल जो है यहीं पर स्थापित किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। दूसरी चीज़ है, मध्य प्रदेश जो है हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तीसरी चीज़ यहाँ से आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश के जो अभी नए सीएम हुए हैं मोहन यादव हुए हैं। कौन है? तो मोहन यादव। आपको इतनी बातें यहाँ से याद रखना है। बात करते हैं हम हरियाणा की। तो हरियाणा के ऑप्शन में आपने देख लिया है, यहीं से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया था। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि लिंगा अनुपात में सबसे कम जो है वो हरियाणा है। कौन है? हरियाणा है। इसीलिए यहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था और इसे स्लोगन को यहीं से शुरुआत किया गया था। बात करते हैं कर्नाटका का। कर्नाटका के हुबली में आपने देखा होगा कि 1507 मीटर का दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म बनाया गया है। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में अभी आपने देखा है कि जो यूथ क्या कहते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था, वो तो हुआ था मध्य प्रदेश में, लेकिन उसको विजय करने वाले यानी विजेता कौन थे? तो ये महाराष्ट्र हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। अगला बढ़ते हैं पहले पॉइंट के। तो पहला है हरियाणा ने कुल 40 पदक जीते हैं और 105 कुल पदक 105 है, यानी 40 स्वर्ण जीते हैं और 105 कुल पदक मिला के हैं। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का रहा, तीसरा स्थान तमिलनाडु का रहा। तो यहाँ से इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। और एक चीज़ और देख लीजिए कि इसके जो मतलब इसका उद्घाटन किए थे वो अनुराग ठाकुर जी किए हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, इन्होंने किया था। और अगला पॉइंट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण राजधानी दिल्ली में हुआ है। तो संस्करण जरूर याद रखेंगे आप, संस्करण, क्योंकि ये पूछा जाना है, क्योंकि ये पहला हुआ है और दिल्ली में हुआ है। ये दो चीज़ें जरूर याद रखेंगे। खेलो इंडिया गेम्स का शुभारंभ जो है उज्ज्वला, यानी उज्ज्वला एक क्या कहते हैं इसका लोगो है या एक गौरैया है। क्या है? एक गौरैया है, इसको भी याद रखेंगे। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार हुआ है तो पहली बार का क्वेश्चन जरूर ही इंपॉर्टेंट रहता है, इसे आप जरूर याद रखें। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी जो बने हैं वो मिशेल स्टार्क हैं। मिशेल स्टार्क 24.75 करोड़ में ये हैं। और लेकिन अगर भारतीय बात करेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं भारतीय खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, तो भारतीय खिलाड़ी में हर्षल पटेल है। हर्षल पटेल को कितने में ये मतलब गए हैं? तो ये 11 लाख के समथिंग पे हैं और ये जो है अब किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलेंगे।
बात करते हैं हार्दिक पांड्या की। तो हार्दिक पांड्या जो हैं भाई मुंबई इंडियंस के कैप्टन बनाए गए हैं। और मोहम्मद शमी की बात कर लेते हैं। तो मोहम्मद शमी जो है उनको जो है अभी एक पुरस्कार मिला है, उनको अभी याद नहीं आ रहा है उनको क्या पुरस्कार मिला था। हाँ, उनको जो है मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड मिला है। क्या है? तो अर्जुन अवार्ड मोहम्मद शमी को दिया गया है। अर्जुन अवार्ड दिया गया है। बात करते हैं हम विराट कोहली की। तो विराट कोहली को आपने देखा होगा कि वर्ल्ड कप में सबसे अधिक सेंचुरी मारने वाले विराट कोहली हैं, जो कि 50 सेंचुरी मार चुके हैं। कितना? 50 वनडे एग्जाम में, सॉरी वनडे एग्जाम नहीं, वनडे क्रिकेट में। आगे बढ़ते हैं। 1 दिसंबर 2023 में आयोजित IPL ऑक्शन में हर्षल पटेल सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी हैं। 11.75 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स के लिए खेलेंगे। इससे पहले हर्षल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ मतलब खेल रहे थे। IPL 2021 में हर्षल पटेल ने 32 विकेट लेकर पर्पल कैप जीता था। क्या था? 32 विकेट लिए थे और पर्पल कैप जीते थे, इसीलिए सबसे महंगे भी बिके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, IPL नीलामी में पहली बार किस महिला का ऑक्शन यानी नीलामीकर्ता में भूमिका निभाई है? तो ये है लास्ट वाला देख लीजिए, मल्लिका सागर। कौन है? मल्लिका सागर है। 4th ऑप्शन सही हो रहा है। अब इसके और ऑप्शन में ज़्यादा कुछ नहीं था, तो इसलिए हम ऑप्शन में ज़्यादा कुछ बना नहीं पाए हैं। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, इसके पॉइंट भी अगर होंगे तो देख लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए इसके पॉइंट भी देख लीजिए। मल्लिका सागर दिसंबर 2023 में IPL नीलामी कर्ता में भूमिका निभाई है। नीलामीकर्ता के रूप में मल्लिका सागर ने 23 साल का करियर है। वह दुनिया के सबसे अमीर फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग IPL में पहली महिला नीलामीकर्ता बनी है। इससे पहले उन्हें वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL में नीलामीकर्ता की भूमिका निभाई है। 2021 में वह प्रो कबड्डी लीग में नीलामीकर्ता थी। इस लीग में नीलामी आयोजित करने वाली पहली महिला बनी है। अगला सवाल है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 20 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। अब इसके बाद जितने और ऑप्शन हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो 14 दिसंबर को क्या हुआ है? तो 14 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। क्या है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। आगे 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है। क्या है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है। 20 दिसंबर को आपने देख ही लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस है। और 19 दिसंबर को अभी हमने पिछले क्या सेशन में बताया था आपको कि गोवा मुक्ति दिवस। क्या है? गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया गया। अब इसके पॉइंट्स देख लिए। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस हर वर्ष 20 दिसंबर को ही विश्व में मनाया जाता है। दुनिया में एकता का संदेश देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 2005 में इसकी घोषणा की थी। ये चीज़ आप जान लीजिए, 2005 में। पहली बार इसका आयोजन 2006 में हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो ये है नितिन साहनी। ऑप्शन डी सही हो रहे हैं, नितिन साहनी हैं। इनके और पॉइंट भी देख लेते हैं, इसके फैक्ट्स। ब्रिटिश भारतीय संगीतकार नितिन साहनी को 2024 में बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल के सदस्य के रूप में घोषणा किया गया है। उन्हें सलमान रुश्दी की 1981 बुकर पुरस्कार विजेता में मिडनाइट्स चिल्ड्रेन के स्क्रीन रूपांतरण के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर 9 है। हाल ही में किस देश ने भारतीय सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है? तो ये ईरान हो जाएगा।
ऑप्शन ए सही हो रहा है, ईरान है। आगे देखते हैं, इसके पॉइंट देख लेते हैं। आपको यहाँ पे ईरान दिख रहा होगा, ये इमेज में ईरान दिख रहा है। ईरान की राजधानी यहाँ पे आपको दिख रही है तेहरान, और इसके आसपास के जो जितने भी देश हैं वो आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यानी कैस्पियन सागर दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, अफ़गानिस्तान दिख रहा है। यहाँ पे आपको पाकिस्तान दिख रहा है। यहाँ पे आपको तुर्कमेनिस्तान दिख रहा है। यहाँ पे आपको तुर्की है, ये तुर्की दिख रहा है, और यहाँ पे इराक दिख रहा है। और यहाँ से आप देख लेंगे थोड़ा सा, ये है पैसिफिक गल्फ है, पैसिफिक से, और ये गल्फ ऑफ ओमान यहाँ पे आप दिख रहा है, ये अरब सागर का एरिया दिख रहा होगा। आगे इसके पॉइंट देख लीजिए। ईरान सरकार ने इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य है पर्यटन आवागमन को बढ़ावा देना और दुनिया के विभिन्न देशों में अधिक आगंतुकों को आकर्षित करना। इसके साथ ही भारत को मलेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका सहित कई देशों का वीज़ा छूट में सूची से जुड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, हाल ही में इजरायली सरकार ने भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये हो जाएंगे रूबेन अजार को नियुक्त किया है। इजरायल सरकार ने रूबेन अजार को भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। रूबेन श्रीलंका, भूटान में अनिवासी राजदूत के रूप में भी काम करेंगे। अजार वर्तमान में रोमानिया, इजराइल के राजदूत के रूप में कार्य करेंगे। रूबेन अजार नाओर गिलोन की जगह ले रहे हैं। किसके? तो ये जो दूसरे नंबर पे आपको दिख रहे होंगे, इनके स्थान पे इनको अपॉइंट किया जा रहा है। रूबेन अजार नाओर गिलोन की जगह लेंगे। 2021 में भारत में इजरायली राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो ये धर्म की स्वतंत्रता से है। यहाँ पे आप देखते जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई है? तो 1988 में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में है। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीकी अपनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश में है। देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में? महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश में नेपानगर में किस से प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए है। इको मार्क किस उत्पादन पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है? उत्पाद है पर्यावरणीय अनुकूलन से। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है? तो 1/6 भाग है। ये प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए। मार्शल द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत के शहर में सबसे अच्छा जीवन स्तर है? तो ये हैदराबाद है, आपको पहले बताया गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? ये भी हमने आपको बताया है। तो ये सूरत में हो जाएगा। हुबली में आपको बताया गया है कि 1507 मीटर का रेलवे प्लेटफार्म सबसे बड़ा दुनिया का है। अहमदाबाद में अगर आपको देखेंगे तो यहीं पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम देखा गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा है। दोस्तों, आज का जितने भी आज के सवाल थे, जितने भी आज के क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे यहीं पे समाप्त हो रहे हैं। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।